वर्ल्ड कप शुरू होते समय जो खिलाड़ी सबसे कम काबिल लग रहा था इस टीम में होने के लिए, वर्ल्ड कप खत्म होते होते उस बंदे ने अपनी काबिलियत को ऐसा साबित किया कि आने वाले कई सालों तक इस खिलाड़ी की मिसालें दी जाएंगी। संजू सैमसन ने आज सिर्फ फाइनल में एक बेहतरीन पारी नहीं खेली है, बल्कि इस बंदे ने मेक श्योर किया है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल को जीत के ही निकले। सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, जहां पे कि इंडिया को जीतना जरूरी था सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, वहां पर एक बेहतरीन इनिंग खेली। इसके बाद सेमीफाइनल में एक बेहतरीन इनिंग खेली और आज संडे को फाइनल में भी एक वैसी पारी खेली। एंड सबसे बड़ी बात, 2 बार संजू सैमसन 89 पर आउट हुआ एंड दोनों ही मौकों पर उसके पास बहुत बड़ा मौका था जब वो उस पारी को सेंचुरी में बदल सकता था, लेकिन उसने पर्सनल माइलस्टोन को साइड में रखा एंड उसके बाद उसने सामने आकर बल्ला ऐसे घुमाया कि उसको सिर्फ रन से मतलब हो। आउट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन टीम के लिए जो जरूरी था उसने वो किया। इसीलिए संजू सैमसन को एक सलाम तो बनता है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ रन या आंकड़ों से नहीं बनती, वो बनती है टाइमिंग से। मतलब आप कब रन बनाते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप बायलैटरल सीरीज में सैकड़ों रन ठोक लें, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में आपसे कुछ ना हो पाए, कोई बड़ी बात नहीं। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर किसी खिलाड़ी की कहानी इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो नाम संजू सैमसन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत में संजू सैमसन कहानी के सेंटर में नहीं थे, बल्कि सच कहे तो थोड़ा सा अनसर्टेन फेज में थे। न्यूजीलैंड सीरीज में उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा था। उनके स्कोर्स थे 10-6, 0, 24-6, मतलब लगातार स्ट्रगल्स दिख रहे थे। और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें थोड़े समय के लिए प्रेशर साइकिल से बाहर रखना चाहता है। लेकिन यही चीज इस कहानी को एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि संजू सैमसन ने सिर्फ फॉर्म रीगेन नहीं किया, बल्कि बंदे ने टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचों को अपने नाम कर लिया है। बात करें टर्निंग पॉइंट की, तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया था वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में। यह मैच लगभग नॉकआउट जैसा ही था। इंडिया को करो या मरो सिचुएशन में 196 रन को चेज करना था, और अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो टूर्नामेंट में आगे बढ़ना नामुमकिन सा दिख रहा था। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में सैमसन ने जो पारी खेली, वही उनके कमबैक की शुरुआत भी बन गई। उन्होंने 97 नॉट आउट ऑफ 50 बॉल्स बनाए और इंडिया ने यह टारगेट 4 बॉल बाकी रहते चेज कर लिया। यह सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, बल्कि यह वो नॉक थी जिसने सैमसन को फिर से भारत के कैंपेन के सेंटर में ला दिया था। इसके बाद आता है सेमीफाइनल। वेस्टइंडीज के बाद अगला बड़ा स्टेज था इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का, एंड यहां पर सैमसन और भी ज्यादा एग्रेसिव नजर आए। बंदे ने 42 बॉलों के ऊपर 89 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें कि 8 चौके थे और 7 छक्के थे। स्ट्राइक रेट रहा 211 का, और वो फेज जब इंडिया मैच का पूरा कंट्रोल बनती हुई दिख रही थी, उसको कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि सैमसन ही था। सैमसन ने उस फेज को इस तरीके से डोमिनेट किया कि किसी के पास कहने सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया। एंड अब बारी आती है बड़े फाइनल की। फाइनल हमेशा ही अलग होता है, प्रेशर भी अलग होता है और एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सैमसन ने फिर वही कंसिस्टेंसी दिखाई। बंदे ने 46 बॉलों के ऊपर 89 रनों की पारी खेली। इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि इसमें 5 चौके और 8 छक्के पड़े। लेकिन इस इनिंग की एक और खास बात यह थी कि बंदे ने अभिषेक शर्मा के साथ जो अर्ली स्टार्ट लिया, इसके बाद सैमसन ने ईशान किशन के साथ में भी 105 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी करी, और यह साझेदारी सिर्फ 47 बॉलों पर आई। एंड यहीं से इंडिया ने फाइनल में मोमेंटम पकड़ लिया। जब आपके सामने ऐसे खिलाड़ी हो जो ऑलरेडी एग्रेसिव खेल रहे हो, तब आपका काम होता है उनको पूरा पूरा सपोर्ट करना। एंड संजू सैमसन ने वही काम यहां पर किया। बड़े स्टेज पर आकर वो मैच्योरिटी दिखाई, जिस मैच्योरिटी की जरूरत इस समय टीम इंडिया को थी। एंड यकीन मानिए, यही वो मोमेंट था जब समझ में आ गया था कि यार ये लड़का आज इतनी आसानी से मैच नहीं छोड़ेगा। और जब बंदा आउट हुआ, तब भी वो सिर्फ टीम इंडिया के लिए रन बनाना चाहता था, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो फाइनल में शतक मार के एक बहुत यादगार लम्हा अपने लिए क्रिएट कर देता। लेकिन संजू जानता था कि पर्सनल माइलस्टोन से बड़ा उसके लिए टीम के लिए स्कोर करना था। अगर इन 3 मैचों को हम एक साथ देखें, तो वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सैमसन ने इन तीनों में कुल मिलाकर रन बनाए हैं 275 रन, और ये रन आए हैं सिर्फ 138 बॉलों में। स्ट्राइक रेट था लगभग 200 के करीब का। किसी भी टूर्नामेंट में ये नंबर्स इंप्रेसिव ही होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के नॉकआउट फेज में ये नंबर्स डिफाइनिंग बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग चीज ये निकलकर सामने आई सैमसन की बैटिंग में कि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने बाउंड्री डोमिनेटेड बैटिंग करी। इन 3 इनिंग्स में सैमसन ने लगातार 25 चौके और 19 छक्के जड़े, मतलब कि कुल 44 बाउंड्रीज यहां पर उन्होंने गेन करी। अगर इन बाउंड्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 275 में से 214 रन सिर्फ और सिर्फ चौके छक्कों से आए। परसेंटेज में बात करूं तो 78% रन यहां पर बाउंड्री से आए। मतलब सैमसन का अप्रोच साफ था, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का, काउंटर अटैक करने का, सामने वाली टीम की छाती पे चढ़ के बैठ जाने का और उनको सांस लेने का मौका नहीं देने का।
एक और स्टैटिस्टिक इस डोमिनेंस को और भी क्लासिक और क्लियर कर देती है। इन इनिंग्स में सैमसन हर 3.14 बॉल के बाद में बाउंड्री स्कोर कर रहे थे। मतलब प्रैक्टिकली बात करूं तो हर चौथी बॉल पे। इंग्लैंड के मैच में 89 में से 70 रन तो सिर्फ चौके छक्कों से आए थे। इवन फाइनल में भी 89 में से 68 रन चौके छक्कों से आए। ये अपने आप में बताता है कि सैमसन सिर्फ रन एक्यूमुलेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मैच की डायरेक्शन को भी अपने हिसाब से डोमिनेट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्रिकेट में अक्सर दो तरह के रन होते हैं। पहले वो जो ग्रुप स्टेज में आते हैं, दूसरे वो जो बड़े मैचेस में आते हैं। ग्रुप स्टेज में कई खिलाड़ी एवरेज बढ़ा लेते हैं, लेकिन टूर्नामेंट को डिफाइन वही खिलाड़ी करता है जो नॉकआउट स्टेज में, सेमीफाइनल में, फाइनल में परफॉर्म करके जाता है। एंड सैमसन के केस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहा। उनके सबसे बड़ी पारी वहीं आई जब इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू सैमसन का इंडिया करियर हमेशा एक डिबेट का हिस्सा रहा है। कभी कहा गया कि उन्हें सही मौके नहीं मिले, कभी कहा गया कि कंसिस्टेंसी उनके साथ में नहीं रही, कभी कहा गया कि टैलेंट के ऊपर बात कर लो, कभी कहा गया कि रिजल्ट्स की बात कर लो। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक चीज साफ तौर पर दिखाई दी कि परसेप्शन और प्रोडक्शन के बीच का गैप जो है वो खत्म हो चुका है। जो टैलेंट हमेशा दिखाई देता था, इस बार वो नंबर्स में दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, ये कमबैक की कहानी सबसे ज्यादा बेजोड़ है। इसीलिए अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 की कहानी लिखी जाएगी तो सैमसन की कहानी सिर्फ रन्स की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये एक कमबैक की कहानी होगी। एक ऐसा खिलाड़ी जो टूर्नामेंट की शुरुआत में प्लेन के एज पर था कि बस हल्की सी कोहनी लगेगी और इसको गिरा दिया जाएगा, लेकिन बाद में एक पारी से कैंपेन बचाता है, दूसरी से फाइनल तक पहुंचाता है, तीसरी में ट्रॉफी स्टेज पर इंपैक्ट डाल देता है और आखिर में टूर्नामेंट के सबसे बड़े परफॉर्मर्स में शामिल हो जाता है। दोस्तों, संजू सैमसन की कहानी कोई आम खास कहानी नहीं है, बल्कि एक खासम खास कहानी है। इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में धीरे धीरे अपनी मोमेंटम को क्रिएट किया, लेकिन संजू की कहानी काफी अलग निकली। उसने देर से शुरुआत करी, लेकिन जब शुरुआत करी तब उसने बड़े मंच पर सीधे बोल दिया, अब मैं रुकने वाला नहीं है। एंड शायद यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका नाम सिर्फ एक अच्छे बैटर के रूप में नहीं, बल्कि टूर्नामेंट डिफाइनिंग प्लेयर के रूप में याद रखा जाएगा। एंड याद रखिएगा, संजू उन खिलाड़ियों में से आता है जो खिलाड़ियों ने हार मानने से मना कर देते हैं। संजू को बार बार मौके मिले, बार बार बाहर का रास्ता दिखाया गया, बार बार बंदे की जगह बदली गई, बार बार उसकी जगह पर दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, बार बार उसको ड्रेसिंग रूम में बैठाया गया, बार बार उससे बेंच गर्म करवाई गई, बार बार उसको 12th मैन बनाया गया। लेकिन अब वो मौका आया है जब संजू सैमसन ने खुल के हाथ उठा के बोला है कि मैं खेलेगा। और क्या खेला है ये लड़का, क्या खेला है। अगर कोई ओपनर आपको इस तरीके का मिल जाता है तो फिर कहानी बहुत जुदा हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि संजू सैमसन ने इस बार वाकई में वो कर दिखाया है जो शायद लोग सपनों में भी नहीं कर पाते। संजू सैमसन ने वाकई में बताया है कि अगर आपकी ग्रिट मजबूत है, अगर आप वाकई में अपनी कला के ऊपर, अपनी क्राफ्ट के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर भरोसा करते हो, तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट संजू सैमसन मूवमेंट कौन सा रहा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।